तो आज जो हम चैप्टर समझने वाले हैं उसका नाम है इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग। एक डायमेंशन हम पृथ्वी को जानते हैं और दूसरे अनेकों अनेक डायमेंशन है। यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड है, उससे भी हायर वर्ल्ड्स है, उससे भी कहीं ज्यादा हायर वर्ल्ड्स है। 48 डायमेंशंस कहा जाता है कि है। माही आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक चीज और आप लोग को मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो हम एंटिटी एक दिख रहे हैं, हम 3 भाग में हैं। पहला हमारा स्पिरिट, मतलब जो गॉड का पार्ट है, हमारा ईश्वर का स्पिरिट सेल्फ। एक होता है हमारा सोल सेल्फ, जो हमारी आत्मा है। आत्मा अर्थात जो कॉजल वर्ल्ड में हमारी आत्मा है। पूरी की पूरी आत्मा पृथ्वी पर नहीं आ सकती, इसलिए वो अपना एक छोटा सा पार्ट एक टेंटिकल के रूप में पृथ्वी पर भेजती है एज अ पर्सनालिटी। तो एक हम पर्सनालिटी सेल्फ है, एक हमारा सोल सेल्फ है, और तीसरा हमारा स्पिरिट सेल्फ है, जो गॉड का है, जो ईश्वर का है, जो ऑल दैट इज का है। तो जब भी हम हमारी सोल कोई प्लान करती है, तो वो जो पर्सनालिटी को चूज करती है कि पृथ्वी पर जाने के लिए, इस कार्नेशन के लिए मुझे मान लीजिए नीता को पसंद करना है, तो नीता को मैं पर्सनालिटी के रूप में एक सोल पूछेगी कि इस जन्म में तुमको ये सब चुकाने हैं कर्मा, ये प्लान है तुम्हारे, तो तुम राजी हो, तुम पृथ्वी पर जाके ये काम करोगी? तो हम पर्सनालिटी के रूप में यस 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 करते हैं। और जहां पे हमको लगता है कि हम अभी नहीं कर सकते, तो हम अपनी सोल के साथ और अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ हम मना कर देते हैं कि हम अभी इस कार्मिक या कोई भी प्लान को हम अभी पूरा नहीं करेंगे। पर्सनालिटी के आधार पर ही, उसी के चूज करने के आधार पर ही सोल अपना सोल प्लान बनाती है। सोल प्लान जब बन जाता है ब्लूप्रिंट में, तब पर्सनालिटी को उसके कर्मा और उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल उसी टाइम, उसी नक्षत्र में पैदा होने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। और जब आत्मा पहली बार सांस लेती है, व्यक्ति के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती है और सांस लेती है, तभी एमनेशिया दे दिया जाता है, ताकि हम वो सारा जो स्पिरिट वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो हमने प्लान किए हैं, वो सब हमको भूल जाए, ताकि हम यहाँ पे बहुत इंटेंसली इमोशनली इन्वॉल्व होके सब चीजें सीखें। फॉरगेटिंग और रिमेम्बरिंग, यही हमारी एक लीला है कहना चाहिए। पहले हम सब भूल जाते हैं, फिर अपनी ही डिविनिटी को पूरा पाके हम निर्वाण प्राप्त करके जा पाते हैं। कई जन्म लगते हैं, पर जब हम पैदा होते हैं पर्सनालिटी के रूप में, जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज हो या नीता हो या कोई भी बताते हैं कि आपका सोल प्लान है, तो कई लोग हमसे कहते हैं कि मैडम मैं इतना डिफिकल्ट प्लान क्यों करूंगी, इतने चैलेंजेस कोई मान ही नहीं पाता। पर वो हमारे सोल प्लान का हिस्सा है। पर हम पर्सनालिटी के रूप में डुअलिटी में आके अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं अपनी फैमिली से, अपने धन से, अपने पद से, कि हम अपने उस सोल से टोटली डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी हायर सेल्फ यानी कि जो कॉजल वर्ल्ड में हमारी सोल का मैक्सिमम पार्ट हमको ऑब्जर्व कर रहा है पूरे टाइम, उसके साथ हम कनेक्ट हो, वो हमसे बात कर रहा है पूरे समय, हार्ट के थ्रू, हमारी फीलिंग के थ्रू हमको बता भी रहा है, पर विचारों का जो कोलाहल है वो उसको सुन नहीं पाता। तो याद रखिएगा, क्योंकि कई चीजों में अभी जब मैं कुछ चीजें बोलूंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने आप लोग को एक बार रिमाइंड करा दिया कि प्री बर्थ प्लानिंग हमारा ही सोल प्लान है, पर हम यहाँ पर उसको भूल रहे हैं और नकार रहे हैं। फिर चाहे कोई डेथ हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज हमने प्लान करके, अनुमति करके देकर फिर ही हम पृथ्वी पर आए हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज इस चैप्टर को, उनका फेवरेट चैप्टर है, उनके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चले गए हैं पृथ्वी से, अभी भी हम चाहे तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे 25 साल हो गए हों, चाहे 50 साल हो गए हों।
समय सिर्फ पृथ्वी पर है, वहां पर टाइम बहुत फास्ट चलता है। जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन में जाएंगे समय तेजी से भागता है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए 30 साल है तो वहां पे शायद 10 घंटे होंगे। तो ऐसे करके वहां पे फास्ट भागता है। तो हमारे को लगेगा अरे 40 साल हमारे पेरेंट्स को गए हुए हैं तो अब हम कैसे बात करें, पर अभी भी हम बात कर सकते हैं। वहां पे कुछ ही समय हुआ होगा और वो एनर्जेटिकली हमसे कनेक्टेड है। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज एक अपनी जब बुक का स्पेनिश ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे और उसके प्रमोशन के लिए काफी इंटरव्यूज वगैरह जा रहे थे, तो जो उनकी स्पेनिश ट्रांसलेटर थी वो बात बात में रॉबर्ट श्वार्ट्ज को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है एलेक्सा पॉल, वो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में इन्वॉल्व है। पहली बार रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने ये नाम सुना था, ये वर्ड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक के हमारे पास नहीं आया है। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज के पास भी जब ये पहली बार ये वर्ड उन्होंने सुना तो 2 मिनट चुप रहने के बाद उसने पूछा कि क्या तुमने क्या कहा। तो उसने बताया इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड से मिला दोगी। तो बोली बिल्कुल। फिर कुछ ही दिनों के बाद एलेक्सा रॉबर्ट से मिलती है और बताती है कि यस, मेरे हस्बैंड जो जिनकी 4 साल पहले मृत्यु हो गई है वो स्पिरिट वर्ल्ड से मुझे सहायता करते हैं मेरे बेटे को बड़ा करने में, इमोशनली मेंटली। तो बहुत उनको इंटरेस्टिंग लगती है। पहले उसकी पूरी कहानी सुनते हैं और उसके बाद जैसे कि पामिला के साथ जेशुआ की चैनलिंग करके, जो जेशुआ मतलब एनलाइटेड मास्टर्स है, जीसस का एनलाइटेड रूप को हम जेशुआ कहते हैं, यीशु नहीं कहते हैं। और जो बिटवीन लाइफ सोल रिग्रेशन है वो भी करवाते हैं ताकि कंफर्म हो कि जो एलेक्सा बोल रही है वाकई क्या ये संभव है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार हम सब लोग के सामने आ रहा है। तो एलेक्सा से जब उनकी बात होती है तब रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि केवल यूएस में ही, अमेरिका में ही 15 साल तक के बच्चे एक या दोनों पेरेंट्स को खो चुके हैं। और जब मुझे एलेक्सा मिली तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि इसके बारे में मैं और जानूं। तो एलेक्सा उनको पूरा बताती है कि क्योंकि मोस्टली जिनके स्पाउस चले जाते हैं उनके मन में हमेशा लगता है कि ये मेरे साथ जाती हुई है, मैं बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी, जाने वाला तो चला गया, मेरे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आई। तो जो भी एग्रेशन है या जो भी ग्रीफ है, वो एक कहते हैं ना दुख है, वो उसको हल्का करने के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत मदद करेगा। तो एलेक्सा जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज से मिलती हैं तब वो 39 ईयर्स की हैं। 4 साल पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई है। वो जनरल डिप्लोमेट की बेटी हैं। कुछ थेरेपिस्ट भी थे उसके पापा, और काफी एक शहर से दूसरे शहर उनको जाना पड़ता था, तो वो काफी दूसरे दूसरे शहरों में घूम चुकी हैं। और वो पोस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएशन की एक ट्रिप में एक आर्कियोलॉजी साइट पे जाती है, जो कोलंबिया से रिलेटेड कोई साइट था। वहां पर वो जाके बिल्कुल स्तब्ध खड़ी हो जाती है और ऑलमोस्ट रोने लगती है। कोई पास्ट लाइफ की उसकी कोई मेमोरी होगी जो उसको ट्रिगर कर रही थी। उसके बाद वो आकर फिर प्री कोलंबियन स्टडी में ही आगे करती है और मास्टर्स डिग्री लेती है। उसके बाद वो मेक्सिको में सेटल हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। वहीं पर उसकी मुलाकात एक जॉर्ज नाम के एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़के से होती है। वो एडवेंचर स्पोर्ट गाइड था और रिपोर्टर था। जब दोनों जने मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है। जब भी हमारे कार्मिक या कोई सोल प्लान से रिलेटेड हम सोल से मिलते हैं तो वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। दोनों के अपने अपने रिलेशनशिप थे। जॉर्ज की भी गर्लफ्रेंड थी, इसका भी बॉयफ्रेंड था, पर फिर भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रहते रहते वो 1 साल में इतने घुल जाते हैं कि उनको लगता है कि अब दोनों को अपना जीवन एक साथ बिताना है। तो दोनों अपने अपने रिलेशनशिप को तोड़कर जॉर्ज और एलेक्सा दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत खुश रहते हैं, दोनों कमाते हैं और दोनों नेचर के लवर हैं, तो दोनों काफी लंबी लंबी ट्रिप पे जाते थे। 11 साल तक के वो घूमते हैं, राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और लंबी लंबी पैदल यात्रा, ये सब करते रहते हैं। अब
34 इयर्स की हो चुकी है एलेक्सा और 44 इयर्स का हो चुका है जॉर्ज। जॉर्ज को बच्चे बहुत पसंद है। तो वो कहता है कि अब समय आ गया है एलेक्सा, जब हमारे पास एक बच्चा हो और हम अब हम हमारे पास बच्चा होना चाहिए। तो दोनों तैयार हो जाते हैं और कि अब हम अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। और पहली बारी जब उनका फिजिकल कांटेक्ट होता है, जब वो पहली बार तुरंत जब कंसीव करती है, तो उसको तुरंत ऐसा लगता है कि कोई एक सोल, कोई एक लाइट का पार्ट मेरे गर्भ में आ गया है। ऐसे मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है कि जो काफी इवॉल्व सोल्स होती हैं, उनको कंसीव करने के समय ही पता चल जाता है कि वो कंसीव कर चुकी हैं। तो बिल्कुल अलेक्सा को भी ऐसा लगता है। उसकी एक छोटी सी पेट थी, कैट। वो बिल्ली हमेशा बगल में ही सोई रहती थी, पर जैसे ही वो कंसीव करती है, उसको अंदर से फील होता है, तभी कैट कूद कर आती है उसके पास और उसके पेट में खरोच मार के वुर्र वुर्र करके अपनी आवाज करती है। तो वो कहती है कि अपनी कैट को कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अब हमारे यहाँ मेहमान आ गया है। फिर प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म होता है। ऑपरेशन के द्वारा उनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो लूका रखते हैं। उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लू आईज है, बहुत गहरी, बहुत सुंदर, और इतनी गहरी कि ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि उसने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करके रखा है। दोनों बहुत खुश होते हैं अपने बेटे को पाकर और लूका नाम रखते हैं उसका। तब तक के इसके हस्बैंड जॉर्ज को एक लाइव टीवी शो का काम मिल जाता है, जिसके कारण उसको शहर से काफी बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि हफ्ते में 4 बार लाइव टेलीकास्ट होता था। तो जब 11.5 महीने का लूका होता है, तो एक अर्ली मॉर्निंग को उठता है जॉर्ज और एलेक्सा को किस करके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ काम के लिए, कल शाम को मैं लौट आऊंगा। और वो आधी नींद में ही रहती है, उसको बाय बाय करके सो जाती है। और उसके बाद जैसे दिन के काम करने के बाद अपने बेटे लूका को वो गार्डन लेके जाती है, दोपहर भर अपने गार्डन में अपने बेटे को खिलाती है और 5 बजे शाम को घर लौटती है। तब तक के बिल्कुल जीवन बिल्कुल सुंदर और प्यारा सा था। घर पहुंचते ही आधे घंटे के बाद जॉर्ज के बॉस की फोन आती है और वो कहता है कि आपके हस्बैंड का जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है। जिस फ्लाइट में वो जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और पायलट और आपके हस्बैंड दोनों की डेथ हो चुकी है। जिस पायलट के साथ वो जाता था वो बहुत अनुभवी था, बहुत फ्लाइट्स उसने चला चुकी थी, पर इस समय लैंडिंग के समय फॉरेस्ट में उससे स्लिप हो गया और दोनों की डेथ हो गई। एलेक्सा के एक हाथ में उसका बेटा रहता है लूका और दूसरी हाथ से वो फोन पकड़ी हुई है। जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है कि ये कैसे संभव है, ये हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है और बताती है एलेक्सा रॉबर्ट को कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी एस्ट्रल बॉडी निकलकर उस जगह पे चली गई जहां पे जॉर्ज की एक्सीडेंट हुआ था। और वो जॉर्ज को चिल्ला के पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा समय आया था और हमारा बेटा हुआ है। अभी हम दोनों को मिलके उसको बड़ा करना है और तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा क्यों? तो जॉर्ज उसको कहता है कि यही होना था। तब तक कि उसको कॉन्शियसनेस उसकी वापस आ जाती है एलेक्सा की। फिर वो अपने सारे रिलेटिव्स को फोन करती है, जो भी ट्रेडिशन वगैरह होता है मृत्यु के बाद, वो सारे ट्रेडिशन वगैरह सब करती है। बैंक वगैरह के काम उसके जो भी रहते हैं, कुकिंग वगैरह सब उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स आके उसको कोऑपरेट करते हैं। और कुछ ही दिनों में सब कुछ बराबर हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो रॉबर्ट पूछता है एलेक्सा से कि ठीक है, मैं समझ गया, और तुम पहली बार तुमको क्यों लगा कि ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग का है? तो वो कहती है पहली ही रात जब जॉर्ज मुझे छोड़ के चला गया था, तो पहली ही रात मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से जॉर्ज मुझे हक करता था, हम दोनों को, मेरे को और मेरे बेटे को हक कर रहा है और हम तीनों एक लाइट का कॉलम बन गए हैं।
देखिए, एलेक्सा के बारे में बता दूं कि जो आगे चल के आपको स्टोरीज मालूम चलेगी, वो कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है। वो काफी इवॉल्व सोल्स हैं, क्योंकि उसके पास काफी गिफ्ट्स वगैरह भी हैं, तभी वो इतना सब कुछ जल्दी रिकॉग्नाइज कर ली। नहीं तो अभी भी शायद हमारे कई फ्रेंड्स लोग इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग के हिस्सा भी होंगे, पर कॉन्शियसली वो नहीं जानते हैं, पर एलेक्सा जानती है। तो वो कहती, पहली ही रात मुझे मालूम चल गया था कि वो मेरे साथ है। और दूसरी रात को मैं हमेशा, जैसे नाइटली रिचुअल्स कराते थे हम लोग अपने बेटे को, कि गुड नाइट स्काई, गुड नाइट स्टार्स, ये सब हम बुलवाते थे अपने बेटे को। तो मैंने सेकेंड नाइट में उसको कहा कि टेरेस पे ले जाके करते थे ये, तो टेरेस पे बोलती है अपने बेटे को कि देखो, गुड नाइट स्टार बोलो, गुड नाइट स्काई बोलो, और देखो तुम्हारे पापा भी वहां पर हैं, वो तुमको देख रहे हैं, तो बोल दो गुड नाइट पापा। जैसे ही बच्चे को लेके अंदर आती है और दरवाजा जब वो बंद करते रहती है, तो उसका बेटा जब कभी भी अभी तक के पापा वर्ड नहीं बोलता है, पहली बार बोलता है बाय बाय पापा। वो आश्चर्य करती है कि वो कभी पापा वर्ड नहीं बोला था, पर वो अपनी तोतली जबान में जब बाय बाय पापा बोलता है, तो वो समझ जाती है कि शायद वो देख लिया है कि उसके पापा हैं। क्योंकि 5 साल तक के बच्चे स्पिरिट, आत्माएं, फेरीज, नेचर स्पिरिट, इन सबको देख सकते हैं, तो वो समझ जाती है। फिर वो कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद जब मुझे लगता था कि वो प्रेजेंट है, मेरे अगल बगल में ही है उपस्थित, तो मैं अक्सर उससे बातें करती थी, कुछ भी जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उससे बात करते रहती थी। और खासकर रात के समय में मैं उससे ज्यादा बात करती थी। और उसने ही मुझे एक तरह से गाइड किया था कि मैक्सिको, जहाँ पे उसने अपने हस्बैंड के साथ घर बना के रही थी, उसके ही गाइड पर मैंने मैक्सिको से 2 घंटे की दूरी पर एक छोटे से शहर में एक घर लिया, बिल्कुल वैसा ही घर, शांत और बहुत ही सेफ। और वहां मैं शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे गाइडलाइन मिल रही थी जॉर्ज की। और मुझे लगता है, अलेक्सा बोलती है कि लूका भी अपने पापा से बातें करता था, या उसको समझता था, क्योंकि बच्चे अक्सर बात करते हैं इनविजिबल अपने फ्रेंड्स लोगों से, तो वो भी लुका भी करता होगा। तो वो बोली, मुझे भी लगता था कि मैं भी कनेक्टेड हूँ अपने हस्बैंड से जो चले गए हैं, और मेरा बेटा भी कनेक्टेड है अपने पापा से। फिर जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा होता है, तो एक दिन बोलता है कि मम्मा, मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा, जो भी हमारे घर में है सबकी ड्राइंग बनाऊंगा। तो उसके घर में नैनीज भी थी जो बच्चे का ख्याल रखती थी, पेट्स थे बहुत सारे। तो वो सोचती है कि अपना बनाएगा, लूका अपना चेहरा बनाएगा, मेरा बनाएगा, नैनीज का बनाएगा और पेट्स का बनाएगा, ऐसे स्केचिंग करके मुझे बताएगा, ड्राइंग करके। जब वो बना के देता है, तो सिर्फ 3 ड्राइंग बना के देता है। एक वो जो मम्मी है उसकी ड्राइंग बनाता है, एक अपनी बनाता है लूका, और एक ओवल शेप में एक फिगर बनाता है, जिसमें 2 पैर के ऐसे निशान लगा देता है, और एक स्माइली फेस है। तो वो कहती है कि ये ओवल शेप क्या है बेटा, ये तो मैं हूं, ये तुम हो, मैं समझ गई, पर ये ओवल शेप क्या है? तो बोलता है ये पापा है। तो वो कहती है कि पापा है तो इतने डिफरेंट क्यों है? तो बोलता है मुझे नहीं पता, बस वो ऐसे ही है। क्योंकि बच्चा है, बच्चा उसकी लाइट बॉडीज को देख रहा है, तो वो समझ जाती है कि वो अपने पापा को देखता है। लाइट बॉडीज हमेशा एक जो हमारी ऑरा होती है ओवल शेप में, उसमें ही वो शायद देख रहा है। फिर 1 साल के बाद, इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद, एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन स्वेट बाथ, मुझे भी नहीं मालूम, ये कुछ होते होंगे उनके रिचुअल्स वगैरह, उसमें वो पार्टिसिपेट करती है, और उस समय वो जॉर्ज से कनेक्ट हो जाती है। जॉर्ज को देखती है कि वो घर की टेरेस पे बैठा हुआ है और लूका को देख रहा है। वो बहुत चाह रहा है कि लूका को टच करे, पर जो लाइट बॉडीज है वो हमारे समान टच नहीं कर पाती। टच करने के लिए हमको फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। तो लूका को टच करना चाह रहा है उसका पापा, पर वो बेबस है, क्योंकि वो लाइट बॉडी में है। और वो बेबस होकर फिर वो पलंग के पास में ही बैठ के अपने बेटे को निहार रहा है। वो उसको मजाक भी करती है कि ये तुम्हारा ही घर है, आराम से बैठो, और मैं जान रही हूँ कि तुम अपने बेटे को छूना चाह रहे हो, और तुम उसका बिल्कुल ख्याल रखते हो। फिर उसके बाद एलेक्सा बताती है कि उसको एक सपना आया।
सपने में आप लोग फ्रेंड्स पता नहीं वो देखे हैं कि नहीं, सिस्टीन चैपल ऑफ गॉड करके एक आता है और एक एडम की पिक्चर आती है जो दोनों उंगलियों को छू रही है, ऐसे बनी रहती है। अब बहुत फेमस पेंटिंग है कि आदम और वो जो गॉड का जो सिस्टीन चैपल है वो दोनों एक दूसरे की उंगली को ऐसे टच कर रहे हैं। वो देख रही है कि वो दोनों उंगलियां मतलब आपस में टच होते जा रही हैं और जैसे वो टच होती हैं एक बहुत जोर से लाइट का एक्सप्लोजन होता है। ये सपना देख रही है वो, और जब वो एक्सप्लोजन होता है उसी समय लाइट होती है बहुत, और वो देखती है कि एक फोटो बूथ है, फोटो की एक दुकान है, खूब सारे फोटोज हैं और कर्टन लगा हुआ है। तो वो कर्टन खोल के जाके देखती है तो पीछे जॉर्ज बैठा रहता है, पर जॉर्ज जैसा फिजिकल लाइफ में दिखता था उससे बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, बहुत ही शाइनी, मतलब जिसको कहते हैं ना दिव्य रूप में, अलौकिक रूप में उसको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी टाइप का। तो वो समझ जाती है कि चाहे वो पृथ्वी पर नहीं है पर वो है। तो रॉबर्ट पूछता है वो दो उंगलियों का मिलने का क्या अर्थ था, क्या इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग का तरफ इशारा कर रहे थे? तो वो कहती है हाँ। मैं इस बीच में आप लोग को बताना भूल गई थी कि वो अक्सर बात करती थी अपने हस्बैंड से और रात को कैंडल भी जला के रखती थी। कैंडल, क्योंकि मोस्टली क्रिश्चियन लोग रात को अपने डिपार्टेड सोल्स के लिए कैंडल वगैरह जलाते हैं, पर वो जब उसके हस्बैंड थे तो वैसे भी उन लोग कैंडल जला के रखते थे। तो वो कैंडल जला के कई बार जॉर्ज के सामने जॉर्ज के पास रखती थी और जॉर्ज से बातें करती थी रात के समय में। तो वो एक बार रात को पूछती है जॉर्ज से कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, मैं बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी, तुमको समझ में आ रहा है कि मुझे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसे करके कुछ पूछती है कि मैं कैसे करूं। तभी उसके माइंड में एक थॉट ट्रांसमिट होता है, इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग। ये इंग्लिश का वर्ड उसने भी पहली बार सुना था। बल्कि पर मैं समझ गई थी कि इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस, कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। इंटरडायमेंशन मतलब दो डायमेंशन के बीच में पेरेंटिंग की संभावना। तो ये मैं बताना भूल गई थी। तो जॉर्ज पूछता है, रॉबर्ट पूछता है कि जो तुमने सिस्टीन चैपल और उसका एडम का देखा तो क्या वो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग की तरफ इशारा कर रहा था? तो एलेक्सा बोलती है हाँ शायद। और एलेक्सा की एक फ्रेंड है जो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ सकती है। कितना अच्छा है ना फ्रेंड, उसको सब वैलिडेशन वगैरह मिलते गए, हम लोग के पास वैसे वैलिडेशन वाले कोई नहीं है। तो उसकी एक फ्रेंड है जो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ती है। वो एक बार एलेक्सा को बोलती है कि एलेक्सा तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है जॉर्ज का। तो वो जब पढ़ती है, तो मैं आप लोग को पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि काफी लंबा है, मैं याद नहीं कर सकती। तो वो उसको प्यार से नोट कर रहा है, मेरी बिलवेड वन, और मैं जॉर्ज हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और चिंता मुक्त भी हूँ कि तुम जानती हो कि मैं हूँ। मुझसे बात करना तुम बिल्कुल भी बंद मत करना। इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में विश्वास करना। तुम जानती हो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये हो रहा है, ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग ये हो रहा है, तुम जानती हो। मुझे यहाँ से जाना ही था ताकि तुम अस्तित्व के दूसरे रियलिटीज में विश्वास करना सीखो। हम फ्रेंड्स यहीं की दुनिया को देख के सोचते हैं कि पृथ्वी ही है, तो इसके द्वारा तुम इंटरडायमेंशनल मतलब इस अस्तित्व के दूसरे डायमेंशन में भी विश्वास करना सीखो। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना। लूका की जो सोल है, जो हमारा बेटा है, उसकी जो सोल है वो बहुत एंशियंट और बुद्धिमान है, हमें उसका ख्याल रखना है। मैं तुमसे दिन में टेलीपैथी के द्वारा बात करता हूँ और रात में मैं तुमसे ड्रीम्स के द्वारा बात करता हूँ। मैं तुम्हारे पास से कभी भी नहीं गया। तुम जानती हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी परोपकारिता, सत्य, सब कुछ तुम्हारे प्यार के कृत्यों से, मतलब प्यार के द्वारा जो काम करती है उससे एक्सप्रेस होता है। अपने पर कभी भी डाउट मत करना। पिछले जन्मों में तुम अपनी एबिलिटीज के कारण
काफी सफर कर चुकी थी। अब समय आ गया तो अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन करो, तुम जागृत रहो, अवेयर रहो, वेकअप रहो। और लूका के साथ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और लूका हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा टीचर है, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। जब वो बड़ा होगा तो हम देखेंगे। तुम सेवा में लिप्त आत्मा हो। हम सभी स्पिरिट वर्ल्ड में जो भी लोग हम लोग हैं, हम आप तुम्हारे थैंकफुल हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं तुम्हारे लिए। ये आसान नहीं है पर तुम कर लोगे। याद रखना कि ये तुम्हारी आत्मा ने ही मंजूरी दी थी कि ये जो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग हो रही है। तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे के लिए जो प्यार है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो इस काम को संभव कर देगी। तुम अच्छा करोगी और तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। और तुम्हारी एक बुक आएगी जिसका इंतजार कई आत्माएं कर रही हैं। हो सकता है कुछ सालों के बाद, जैसे हम रॉबर्ट श्वार्ट्ज की बुक पढ़ रहे हैं, किसी दिन हम एलेक्सा की भी बुक पढ़ें, या लूका की बुक पढ़ें, या हमारी जनरेशन पढ़े। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी आत्माएं इंतजार कर रही हैं तुम्हारी बुक की, तुम बहुत प्यारी हो मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ये उसको आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा जॉर्ज ने एलेक्सा को भेजा था, और उसको कंफर्म हो गया कि बिल्कुल जो मैं कर रही हूँ उससे बातचीत बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो रॉबर्ट कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया और ये आकाशिक रिकॉर्ड मिला, तो इससे क्या तुम्हारा गुस्सा जो जॉर्ज के लिए था वो कम हो गया? तुमने क्या माफ कर दिया? तो वो कहती है बिल्कुल। एक समय था जब जॉर्ज मुझे छोड़कर चला गया था तो मैं बहुत ही उदास अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मुझे उठने का मन नहीं होता था कि मैं क्या काम करूं, क्या करूं, क्योंकि स्पाउस के जाने के बाद ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में से सब कुछ चला गया। पर उसका बच्चा छोटा था, उसके कारण उसको उठना पड़ता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको खिलाना पिलाना, उसको उसके साफ सफाई हर चीज का करना था। तो बोले मैं उस समय तो काफी डिप्रेस थी, पर इन सबको समझने के बाद मुझे ये सब चुनौतियों को फेस करने का बहुत ताकत आ गई, क्योंकि मैं समझ गई कि ये सभी कुछ प्लान था। तो रॉबर्ट पूछता है कि जिनके स्पाउस अभी चले गए हैं, जिनके पास एक या दो तीन बच्चे हैं, और अभी भी वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि अधूरी यात्रा में कोई छोड़ के जाता है तो कोई भी स्पाउस होगा, उसको जो जीवित है उसको गुस्सा आएगा ही। तो वो कहता है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? तो एलेक्सा कहती है कि वो उनको मैं इतना ही कहूंगी कि कभी भी अपने को विक्टिम मत समझो, पीड़ित मत समझो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, डिप्रेस्ड मत हो, पावरलेस कभी भी महसूस नहीं करना है, बल्कि उस चैलेंजेस का सामना आपको अच्छे से करना है, और बहुत ही इंटेंस वे में इसका सामना करिए। अगर दुख है तो बहुत गहरे तरीके से शोक मनाइए, रोना है तो बहुत ही गहरे, जितना आप रो सकते हैं उतना रो के आप फ्लो में बहते जाइए, और धन्यवाद दीजिए कि आप जीवित हैं, आप अपने बच्चे का ख्याल रख पा रही है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्या अर्थ होता है शरीर और बिना शरीर के होने में। क्योंकि अलेक्सा जॉर्ज की पीड़ा को समझ रही है, वो मदद जरूर कर रहा है अपने बेटे की, पर उसकी पीड़ा है ना कि उसके साथ खेल नहीं पा रहा, उसको प्यार नहीं कर पा रहा, उसको किस नहीं कर पा रहा। तो वो बोलती है कि आप लोग मतलब थैंक्स बोलिए कि आपको ये अवसर मिला है कि आप अपने बच्चे के साथ जीवित होकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं। फिर रॉबर्ट पूछता है कि कई बच्चे अब बड़े हो चुके हैं जिनको इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग का मतलब समझ में आ सकता है। उनके जो पेरेंट चले गए, चाहे मदर की डेथ हुई हो चाहे फादर की डेथ हुई हो, अब उनको समझ में आ रहा है कि इतने बड़े हो गए हैं कि क्या होता है इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग, तो उनको क्या बोलना चाहेंगी? तो वो कहती है कि जब भी ऐसे बच्चों को अपने मृतक माता या पिता का प्रेजेंस फील होता है, तो उसको विश्वास करना चाहिए, उस मोमेंट्स को होल्ड करना चाहिए, उस मोमेंट्स में रिलीफ और लव को महसूस करना चाहिए। और स्पेशली नाइट में और नेचर के पास हम जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, तो उनको वहां पर नाइट में प्रार्थना करके अपने
जो मृत माता पिता हैं उनको इन्वोक कर सकते हैं। और पेरेंट्स लोग के लिए बोलती है कि आप बच्चों को खेल खेल में समझाइए, कोई सिद्धांत, कोई मान्यता, कोई मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लेके मत समझाइए। उनको रात के समय में बोलिए कि तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी जो भी गए हैं उनके पेरेंट, वो तुमको देख रहे हैं, तुमको प्यार करते हैं, वो तुमको रात को लेने आएंगे, तुमको राइड पे लेके जाएंगे। और उनको नेचर से भी कनेक्ट कराइए। जैसे मैं लूका को नेचर से कनेक्ट कराती थी कि देखो ये बर्ड है, ये ट्री है, पापा वहां है, तुम जाओ उन पेड़ों से बात करो, पापा से बात करो। ये सब उनको सिखाना चाहिए बच्चों को कि चाहे हम अभी यहाँ पे शरीर में हैं, तुम्हारे जो भी पेरेंट चले गए हैं, पर वो भी अशरीरी रूप में हमारे पास हैं, तो वो रात के टाइम में या नेचर में जाके अपने उस पेरेंट के साथ बात करें। और उनको ये भी समझाएं कि जब भी स्कूल से आते हैं तो स्कूल में जो भी हुआ, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बच्चे लोग को बहुत बात करने की आदत होती है कि मम्मा स्कूल में ये हुआ वो हुआ, तो जो भी उनके पेरेंट चले गए उनसे बिल्कुल वैसे ही बात करें जैसे वो हैं, कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्या चिंता है, तुम्हारे साथ जो ऐसा कुछ हुआ जो तुमको पसंद नहीं है, वो सब कुछ अपने पेरेंट को बताओ। और ये समझ के बताओ कि वो बिल्कुल बगल में ही है, तुमको सुन रहे हैं। और फील करो कि वहां पर है, तो वो तुम्हारा ख्याल भी करेंगे और वो तुमको थॉट के द्वारा ट्रांसमिट भी करेंगे अपने डायरेक्शन, अपने गाइडलाइंस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो रॉबर्ट पूछता है कि अच्छा, ये इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग से तुम्हें, लूका को और जॉर्ज को क्या हेल्प मिली जो आप लोगों ने ये प्लान किया? तो बोलती है कि मुझे बहुत हेल्प मिली, मैं बिल्कुल भी अपने को अकेली महसूस नहीं करती। उसको मालूम है कि स्पिरिट सोल लेवल पर जॉर्ज उसके साथ है। तो बोली हाँ, मुझे दुख बहुत जरूर होता है कि मैं उसको टच नहीं कर पा रही, उसको हग नहीं कर पा रही अपने हस्बैंड को, पर फिर भी दुख होने के बावजूद भी मैं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करती हूँ और बिल्कुल भी अकेली महसूस नहीं करती। और लूका को भी कभी मैंने नहीं देखा कि वो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, कभी भी, बिल्कुल भी नहीं। वो कोई चीज मिस नहीं कर रहा है कभी। उसने जैसे दूसरे बच्चे पेरेंट्स दूसरों के पेरेंट्स को देख के आके पूछते होंगे, ये शायद लूका नहीं पूछता होगा, क्योंकि उसने कहा कोई भी चीज वो मिस नहीं करता है। और एलेक्सा बोलती है कि मुझे लगता है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल की कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, तो ये मल्टी डायमेंशनल की जो कॉन्शियसनेस है और जो अस्तित्व है उसको आगे उठाने के लिए ये निर्देशित कर रहा है कि हम केवल एक फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहते। और बड़े होकर ये सब चीजें उसके जीवन में और उसके मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि लूका कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, आगे हम देखेंगे। तो बड़े होकर इसके मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। लूका के पास एक स्पेशल गाइड है जॉर्ज, सबके पास एक स्पिरिट गाइड होता है, पर उसके पास भी एक और स्पेशल गाइड उसके पापा हैं, तो भविष्य में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो रॉबर्ट कहता है कि कई लोग जो एडल्ट हो गए हैं, बच्चे, और बचपन में उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, मतलब समझ लीजिए 15 साल पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? अब तो काफी लंबा टाइम हो गया है, उन्होंने तो बातचीत करी नहीं अपने पेरेंट्स लोगों से जो चले गए हैं। तो वो कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, जैसे टाइम का कोई बाउंडिंग नहीं है वहां पर, टाइम बिल्कुल नील है, तो कभी भी चाहे वो कनेक्ट हो सकते हैं, अपने को ओपन करें और नेचर या मतलब जो भी है उनके आसपास की चीजें, जो साइन है, जो अपन बोलते हैं ना सिंक्रोनिसिटी, जो भी चीजें उनके सामने आ रही हैं उसको ध्यान से देख के समझें और महसूस करें, और उनसे अभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो छोड़कर कभी गए ही नहीं। अब ये एलेक्सा और रॉबर्ट की बात हो चुकी है। अब एलेक्सा को जेशुआ और पामिला से वो चैनलिंग के थ्रू बात करवाना चाह रहा है रॉबर्ट कि क्या है। तो डेफिनेशन पूछता है जेशुआ से कि इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो जेशुआ बताते हैं कि ये एक लविंग रिलेशनशिप है पेरेंट की, जो पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं, और वह बच्चे की जो अभी पृथ्वी पर है।
इसकी जो विशेषता है वो है केयर, कमिटमेंट, सपोर्ट। वो जो मृतक पेरेंट है, वो डिसीज पेरेंट है, वो देगा उसको। और ये जो पेरेंट जो स्पिरिट वर्ल्ड से गाइड कर रहा है, वो 2 गाइड्स की के निगरानी में करके कर रहा है। मतलब जो जॉर्ज है वो सिर्फ अकेले लूका की देखभाल नहीं कर रहा, उसके साथ उसको गाइड करने के लिए 2 गाइड्स है जॉर्ज को, ताकि वो अपने बेटे से कब कब बात करे, कैसे करे, वो सब उनको गाइड करते हैं 2। और उन्होंने कहा, जेशुआ ने सबसे अच्छी बात करी, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हर एक कोई कर सकता है ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग। पूरे समय मतलब मैं आगे चल के बताऊंगी कि पूरे समय इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग जो करते हैं ना, वो पूरे समय 24 घंटे अपने बच्चे की निगरानी के लिए अवेलेबल रहते हैं। और जो हम, जैसे मान लीजिए मैं आपकी मम्मी से बात करूंगी तो वो भी आएंगे, पर वो पूरे समय मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। पर इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग वाला पेरेंट जरूर स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेगा। तो जेशुआ कहता है कि ये जरूरी है कि जो मृतक है, जो डिजीज डिपार्टेड पेरेंट है, वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होने में सक्षम हो। उनके पास एक अवेयरनेस का लेवल होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो बच्चे के प्रति जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसके ऊपर उठ सके। जब भी मृत्यु होती है, चाहे फादर रहे चाहे मदर रहे, अपने छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर एक इमोशन रहता है ना, चिंता रहती है, डर रहता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। उस इमोशन से पार होके उस अवेयरनेस की लेवल आना चाहिए, तभी वो सक्षम हो पाएगा इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग करने के लिए। आगे और आप लोग को क्लियर होगा। और ये जो ट्रांसपर्सनल जागरूकता है, अवेयरनेस है, ट्रांसपर्सनल का मीनिंग बताऊं फ्रेंड, जैसे हम ऐसे भी अपने जैसे पेरेंट्स हैं या कोई भी डिपार्टेड लोग हैं, उन लोग हमको कोई भी ट्रांसमिट करते हैं थॉट, तो हम रिसीव कर लेते हैं। पर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जो जिनके पास वो साइकी पावर्स हैं, वो सक्षम है, जो हाई स्पिरिट से या हाई वर्ल्ड सोल से जो बात कर सकते हैं ना, आत्माओं से, उसको कहते हैं। मैंने भी बहुत देखा है, तब जाके मैं समझ पाई हूँ। पर ये चैप्टर बहुत अच्छा, अगर आप लोग पढ़ सके तो जरूर पढ़ना। मैं बहुत भावुक हो गई थी इस चैप्टर को पढ़ के। तो ये ट्रांसपर्सनल अवेयरनेस सुनिश्चित करती है कि ये तभी होगा, ट्रांसपर्सनल डायरेक्ट कम्युनिकेशन आत्मा से, जब एक न एक सोल को बेनिफिट हो। मतलब जो जीवित है ना, चाहे वो बच्चे को फायदा हो, चाहे वो जो छूट गया है स्पाउस, उसको फायदा हो, या दोनों को फायदा हो। इस केस में दोनों को फायदा हो रहा है, लुका को भी, अलेक्सा को भी। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो चला गया है वो भी अपने इमोशनल और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, क्योंकि वो भी सीख रहा है। और ये सब पहले से ही प्लान किया रहता है। जल्दी जल्दी कहना चाहूंगी तो पामेला ऐड करती है इसमें कि इस परिस्थिति का विरोध करते हैं कई लोग। जैसे मृत्यु हो जाती है तो कई लोग विरोध करते हैं ना, कि क्यों दुख हुआ, अपने अपने बच्चे को छोड़ने, अपने वाइफ को छोड़ के जाने की जो उनको मोह रहता है, वो फंस जाते हैं पृथ्वी पर ही। उसी को तो हम कहते हैं ना अर्थली बाउंड सोल। तो उस समय वो बहुत हैवी इमोशन से घिर जाते हैं, अर्थली बाउंड सोल। तब एस्ट्रल वर्ल्ड के द्वारा जो ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग होती है, वो संभव नहीं हो पाती। ये वही आत्माएं कर पाएंगी, जैसे जेशुआ ने बताया, कि जो एक अवेयरनेस के एक लेवल पे हो, जो अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो, वो इतने हैवी इमोशन से ऊपर उठ गया हो। पामेला भी वही कह रही है कि जो अर्थली बाउंड सोल नहीं हो, क्योंकि वो हैवी इमोशन के साथ फंसा हुआ है, तो वो नहीं कर पाएगा अच्छे से, और उसको स्पिरिट वर्ल्ड में से ही करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं जो अर्थली बाउंड सोल है, या जो स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं गए, वो भी कर सकते हैं, परंतु उतने अच्छे से नहीं कर सकते। फिर पामेला को जॉर्ज दिखता है, तो जॉर्ज बहुत ही लाइट और प्योर पीसफुल एनर्जी के रूप में है।
वो बताती है एलेक्सा को और रॉबर्ट को कि जॉर्ज रो रहा है अभी भी, क्योंकि अभी भी उसके पास ह्यूमन इमोशंस हैं और वो समझ रहा है कि ये सब कुछ प्लान है, पर फिर भी वो बहुत हक करना चाह रहा है, किस करना चाह रहा है और तुम दोनों को आई लव यू बोल रहा है। और वो कह रहा है कि जब तुम लोग दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में आओगी तो तुम्हारे स्वागत के लिए वो बिल्कुल मौजूद रहेगा। अभी तो फिजिकल लाइफ में तुमको देख ही रहा है, तुमको गाइड कर ही रहा है, पर जब तुम जाओगे स्पिरिट वर्ल्ड में तो तुम्हारा स्वागत भी करेगा। और वो दोनों पर प्राउड करता है कि कितने अच्छे से वो इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। और जॉर्ज अपनी वाइफ और उसको लूका को कहता है कि वो वॉरियर हैं कॉन्शियसनेस के और अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं। जॉर्ज इस बुक में कोऑपरेट करना पसंद कर रहा है क्योंकि वो बताता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, क्योंकि माता पिता की उन्होंने कहा कि जॉर्ज बता रहा है कोऑपरेट इसलिए करना चाहता है क्योंकि बहुत सारे दो पेरेंट्स में से एक चला गया है ना। समझना है इस बात को बहुत अच्छे से। इंटरडायमेंशनल प्लानिंग उसने बिल्कुल प्लान कर लिया, शामिल हो सकता है वो इसमें, पर वो एस्ट्रल वर्ल्ड में फंस गया है। क्यों फंस गया है? जो इमोशन है कि मेरा दिल टूट गया, मेरे बच्चे को मैं छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, तो वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोल प्लान तो कर लिए हैं पर अभी भी ट्रांसपर्सनल लेवल तक नहीं बढ़ पाए हैं, मतलब वो इतने शांत नहीं हो पाए हैं अपने इमोशन से बढ़ के। मतलब एक जो मृतक है वो अपने लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसा है, या जो जीवित स्पाउस बैठा हुआ है यहाँ पर पृथ्वी पर, वो इतना इमोशंस में फंस गया है कि वो ट्रांसपर्सनल लेवल तक की नहीं पहुंच पा रहा है कि वो कम्युनिकेट कर पाए अपने मृतक का स्पाउस के साथ। दोनों हो सकते हैं, जीवित भी परेशान हो सकता है अपने इमोशन में, जो मृतक है वो भी परेशान हो सकता है। तो दोनों में से अगर एक भी फंस गया है अपने इमोशन में तो ये पेरेंटिंग नहीं हो पाएगी इंटरडायमेंशनल की। फिर वो बताता है कि पर क्या होता है कि उनको बहुत हेल्प मिलती है जो भी स्पिरिट वर्ल्ड में है उनको, जैसे जॉर्ज को बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी क्योंकि उनके पास गाइड है। हमारे पास भी गाइड है पर हम इतने विचारों में फंसे रहते कि हम तो पहली बात है गाइड को मानते ही नहीं है। कहाँ है गाइड? क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। साउंड नहीं है भाई, मैं तो पूरा करके, माही साउंड नहीं है। बढ़िया है, सब बढ़िया। क्योंकि हम लोग को अपने गाइड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो उन लोग हमसे कम्युनिकेट बहुत इजीली कर लेते हैं। हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते अगर इमोशन नहीं है। मान लीजिए कोई लेडी है, वो बहुत दुखी है अपने हस्बैंड के जाने से, उसका हस्बैंड उससे बात करना चाह रहा है अपने गाइड के थ्रू कि ये करो ये करो, वो इमोशन में फंसी हुई है, दुख में ही बैठी हुई है, तो वो कहाँ से उस थॉट को रिसीव करेगी? थॉट को रिसीव करने के लिए आपको उस इमोशन से हटना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, तब तो आप करेंगे। तो वो वही बता रही हैं कि जॉर्ज बता रहा है कि दोनों केस में इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस बुक में कोऑपरेट करके पृथ्वी पर ये अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता हूं कि आप लोग ये सब कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी ने प्लान नहीं भी किया है, अचानक उसकी डेथ हो गई और उसको नए कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम चल गया, अगर मान लो प्लान नहीं किया है तो भी अगर ईमानदारी से कोई आत्मा या कोई व्यक्ति चाहता है तो अभी भी वो कर सकता है। ये उसको ग्रो करने में, उसको लेट गो करने में, उसको चीजों को समझने में मदद करेगी। अगर किसी के प्लान नहीं है फिर भी वो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग में हिस्सा ले भी रहे हैं तो वो फुल फ्लैजेड इंटरडायमेंशनल पेरेंट नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ट्रेनी के रूप में एक अनुभव लेंगे। ये उनकी चॉइस है, वो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया कि हमारे सोल प्लान की कुछ बेसिक टेंडेंसीज होती हैं पर कुछ कुछ छूट भी मिलती है। हमारे पास फ्री विल है, यहाँ पे भी फ्री विल है, वहां पे भी फ्री विल है। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो आपने प्लान करके आए हैं परंतु इमोशन में फंस गए तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हो। या प्लान नहीं है पर तुम चाहते हो कि तुम इंटरडायमेंशनल पेरेंट बनो
ताकि अपने सोल को ओपन करो। और जो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, मान लीजिए कोई फादर चला गया लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, पर वो चाहता है कि मैं अपने सोल को ओपन करूं, अपने बच्चे से बात करूं, ताकि मैं थोड़ा सा ग्रोथ करके लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड से हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाऊं, तो वो कर सकता है। ये उसको सुविधा दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा, पर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेगा, पर इसमें हिस्सा लेके अपने बच्चे को और अपनी भी ग्रोथ करके अपना भी ट्रैवल को आगे कर सकता है। जॉर्ज फिर बताता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर अगर दूसरे दुनिया की अदर वर्ल्ड्स की जानकारी हम उपलब्ध कराते जाएं कि कैसे वहां पर रहते हैं पेरेंट जब चले जाते हैं अपने बच्चे को छोड़ के, तो क्या होगा कि इंटरडायमेंशनल कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। चलिए मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या वाइफ की डेथ हो गई, आप उनको बताइए, चाहे प्लान का हिस्सा हो ना हो, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। शांत होके बैठिए, वो आपको इंट्यूशन के द्वारा आपके थॉट आपके पास ट्रांसमिट करेंगे। तो ये अवेयरनेस करने से कम्युनिकेशन बढ़ेगा दोनों वर्ल्ड्स के बीच में, और इससे दोनों सोल के ग्रुप को फायदा भी पड़ेगा। तो रॉबर्ट पूछता है पामेला से कि क्या पैदा होने के पहले ही एलेक्सा ने जॉर्ज को खोने के लिए प्लान कर लिया था, या फिर इंटरडायमेंशनल में एंगेज होने के लिए वो क्यों तैयार हो गई थी। तो पामेला बताती है कि एलेक्सा और जॉर्ज दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के सोल्स हैं, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। और इसके पास, एलेक्सा के पास गिफ्ट है, मैंने कहा ना कि उसके पास एक नॉर्मल वुमन नहीं है, वो उसके पास काफी गिफ्ट्स हैं। वो क्लियर सीइंग है, क्लियर नोइंग है, और क्लियर फीलिंग है उसके में, मतलब वो बहुत जल्दी समझ लेती है हर चीजों को, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ से उसके पास ये एनर्जी है, ये नॉलेज है, तो वो इस जन्म में उसको वो यूज कर रही है। बताते हैं कि एक जन्म में जॉर्ज एलेक्सा का फादर था, वो उसकी बेटी थी। जब वो बड़ी होती है, मैच्योर होती है, तो अपने पापा को इतना प्यार करती है कि जो भी उसके बॉयफ्रेंड्स थे उन सब में अपने पापा को ढूंढने के लिए कोशिश करती है, मतलब कंपैरिजन करती है कि मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, ये इतना अच्छा नहीं, कंपैरिजन। क्योंकि पापा उसको इतना प्यार करती है, पापा उसके ऊपर इतने हावी थे कि हर एक को कंपैरिजन करते रहती थी। और ऐसे ही उसका जन्म बीत गया था। फिर एक जन्म में वो जॉर्ज की माँ थी और जॉर्ज उसका बेटा था, तब भी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित थे। फिर एक जन्म में जॉर्ज एलेक्सा दोनों मेल थे, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, खूब मस्ती करते थे, घोड़े में यहाँ से वहां दौड़ते थे, बहुत डेयरिंग थे, एडवेंचरस थे, पैशनेट थे, उनको आजादी बहुत पसंद थी। और जो नैरो माइंडेड या कम परंपरावादी लोग रहते हैं, जो बहुत केयरफुली रहते हैं ना, उन लोग के ऊपर हंसते थे, बहुत हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उन लोग बहुत एडवेंचरस और डेयरिंग वाले थे। तो सभी जन्मों में इनका एक ही स्वभाव था, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, इतना लगाव था कि वो दूसरे के साथ, अन्य लोगों के साथ रिश्ता बनाने में उनको बाधा पड़ती थी। जब दो आत्माएं इतनी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो वो दूसरों से रिश्ते ही नहीं बनाएंगी, और एक रिश्ते से हम नहीं सीखते, हम हर रिश्ते से सीखते हैं। तो ये इनका जो लगाव था, ये ड्रॉबैक भी था इनके लिए, कि सिर्फ यही जन्म ले लेके एक दूसरे के लिए ही पागलों के साथ प्यार करते रहते हैं। तो अब इस मजबूत बंधन को अलग करने के लिए और खुद को एक होल के रूप में महसूस करने के लिए ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग उन लोगों ने चुना था। जॉर्ज की असामयिक मृत्यु, मतलब जो अचानक उसकी मृत्यु है, उससे एलेक्सा को क्या सीखना था कि पहले तो उसकी जॉर्ज की कमी को महसूस करे, फिर मैनेज करे कि उसकी कमी के द्वारा मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। पेशेंस, ट्रस्ट और सरेंडर को वो डेवलप करे, कल्टीवेट करे। जब शोक होता है तब वो पेशेंस भी आता है, सरेंडर भी होते कि ठीक है, अब जो हुआ, जैसा भी हुआ, जैसा अस्तित्व कर रहा है, और ट्रस्ट भी होता है, आता है कि ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये उसको कल्टीवेट करना था। और ये दोनों के दोनों बहुत एडवेंचरस सोल थे,
तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो ये नया वाला कॉन्सेप्ट हम करते हैं और इंटर डायमेंशनल पेरेंटिंग का हम अनुभव करते हैं, और एक अग्रणी के रूप में, मतलब एक पायनियर के रूप में एलेक्सा चाहती थी, ट्रेनी के रूप में नहीं, पायनियर के रूप में। और जो स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन था उसका जॉर्ज के साथ, उससे अलग रह के ह्यूमन शरीर में, एक मानव शरीर में अपने आप को इमोशनली, जब इमोशन के साथ वो कोप अप करेगी तो वो ग्रोथ करेगी, अपनी होलनेस को पाएगी। इसके लिए भी उसने प्लान किया था। तो पामेला बोलती है हम हमेशा कहते हैं कि वननेस है, वननेस है, तो जब जॉर्ज के साथ वो इतना प्यार कर रही है तो भी तो वो वननेस ही हुआ ना भाई, उसको सबका प्यार की, तो उसमें बुरा क्या है? तो जेशुआ कहता है कि बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, पर एक तरफा है। इसके इन लोग के जो लगाव के कारण उनके पेशेंस, सरेंडर और जो सबको बराबर देखने की जो दृष्टि है वो उसका अभाव था। सबको हे दृष्टि से उन लोग देख रहे थे, तो इक्वेनिमिटी भी का भी अभाव था। अब इन दोनों को एक दूसरे से ज्यादा दूसरे ऑपोजिट एनर्जी की जरूरत है। हालांकि रिश्ता अभी भी है, एक शरीर में एक शरीर के बाहर है, पर फिर भी अभी भी रिश्ता है। और धीरे धीरे इन दोनों का, एलेक्सा का पेशेंस और सरेंडर विकसित होते जाएगा और इनके सोल की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो पामेला बोलती है कि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पार्टनर चला जाए, बिल्कुल शरीर में नहीं हो उपस्थित, पर आत्मा के लेवल पे बिल्कुल हमारा प्लान है और आत्मा के लिहाज से दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो जो छूट गया है मानव शरीर में, उसका जो कमी है, उसकी जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वो तो रहेगा ही। उसको आध्यात्मिक बातों से क्या लेना देना? वो तो संसार में है ना, वो देख रहा है रोजमर्रा के जीवन में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। तो वो क्यों आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा और करेगा? कैसे ओपन होगा? तो जेशुआ कहता है कि सोल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए एक ही बार में नहीं देखना है, एक ही बार में आप ओपन अप नहीं होंगे। ये धीरे धीरे हीलिंग की प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे ही इस दृष्टिकोण तक के पहुंचते हैं जहां पर उस आत्मा को, उस छूटे हुए व्यक्ति को, स्पाउस को पता चलता है कि यस, इसका कोई ना कोई कारण होगा। चाहे वो कॉन्शियसली नहीं समझ रही है, पर धीरे धीरे उसके हार्ट से, उसको इंट्यूशन से पता चलेगा कि इसका कोई ना कोई कारण है। ये बहुत ही धीमी असेंशन प्रोसेस होती है, और अपने इमोशन को, अपने पेन को स्वीकार करना जरूरी है, और बहुत जेंटली अपने आप को रखना है, अपना ख्याल रखना है, लगातार रखना है अपना ख्याल, और अपने आप अपने इमोशन के साथ रहना है, और सेल्फ लव को इतना बढ़ा देना है ताकि आप शांत और सरेंडर हो सकें। दर्द तब भी होगा अगर आप सरेंडर रहेंगे, शांत रहेंगे, तो दर्द खत्म नहीं होगा। दर्द तो तब भी रहेगा, पर आप लड़ेंगे नहीं उस दर्द से, आप चिल्लाएंगे नहीं इस अस्तित्व से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दर्द है। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा हो कि दर्द हो परंतु कोई लड़ाई नहीं हो भीतर में, तब आपका ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप महसूस करें कि आप पेन से बड़े हैं। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो पेन आपको नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। आप पेन से बड़े हैं, समस्या से हम हमेशा बड़े रहते हैं। वैसे ही वो बोलता है कि जब आप ही अनुमति देने वाले हैं पेन का, जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तब आप सोल से कनेक्टेड रहेंगे, और जितना ज्यादा अवेयर और सरेंडर मोड में रहेंगे, तुरंत आपको ग्लिम्सेस मिलते जाएंगे कि यस, इस घटना का क्या कारण था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, और इसके द्वारा मैं क्या ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनेंगे, या और कुछ कारण होगा। आपको ग्लिम्सेस मिलते जाएंगे। ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो की क्या पॉइंट है अपने दर्द को सहने का? एक्सेप्टेंस। फिर पामेला बोलती है कि जब अनबेरेबल हो, जब इतनी पीड़ा हो, इतना दर्द हो कि सहन ही नहीं हो रहा, तो कैसे एक्सेप्टेंस लाएं? होता है ना फ्रेंड, जब अचानक कोई स्पाउस छोड़ के चला जाए, चारों तरफ से इतनी परेशानी हो, तो कैसे एक्सेप्टेंस करेंगे? बोलेंगे एक्सेप्ट करो, कैसे करेंगे? कैसे आप बोलोगे कि दृष्टा भाव में देखो, साक्षी भाव में देखो? तो वो जिशवा बोलता है कि आप स्वीकार करो कि दर्द असहनीय है। तुम बिल्कुल स्वीकार करो कि हाँ, इस मोमेंट पे मेरा यही सत्य है कि ये मेरे को पीड़ा बहुत दुख दे रही है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, और मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी सहो, ये भी अपने आप को स्वीकार करो।
धीरे धीरे समय के अनुसार आपकी फीलिंग चेंज होते चली जाएगी। जो इतना दर्द है धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद उसको आप एक्सेप्ट करते जाओगे। तो यदि असहनीय है तो ये भी बोलो कि असहनीय, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पीड़ा कम होते चली जा रही है। इंटेंशन क्या है, मैं एक पेज और लेके बंद कर देती हूँ क्योंकि 6 बजे मैं बंद कर दूंगी। तो वो कहती है करके कि और पूछा जाता है कि इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग जो इन्होंने चूज किया है उसके साथ साथ जो उद्देश्य है इस पेरेंटिंग के द्वारा और कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके। तो एलेक्सा का क्या है, वो दूसरी दुनिया से कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो पाए, ट्रस्ट कर पाए, सरेंडर हो पाए कि यस दूसरी दुनिया से भी बातचीत की जा सकती है। और उसके अंदर जो हमेशा से उसको था ना कंट्रोल करने की मेल एनर्जीज ज्यादा थी उसके में, जो बताई भी थी मैंने, ट्रेडमैन थे और घोड़े पे दौड़ते थे और काफी डेयरिंग एडवेंचरस थे। तो जो उसकी जो मेल एनर्जी थी कंट्रोलिंग और दबाने की, उसको लेट गो करना था। एक माँ के रूप में जब एक बच्चे को अकेली संभालेगी तो नेचुरली वो सेंसिटिव होएगी, ज्यादा कंपैशनेट होएगी। तो इसलिए अपनी मेल एनर्जी को लेट गो करना है और अपनी सेंसिटिव और फेमिनिन एनर्जी को जॉर्ज के साथ अलाइन करके ओपन अप करना है, मतलब उसको बढ़ाना है। नेचुरली एलेक्सा ज्यादा कंपैशनेट और सभी बच्चों के लिए ज्यादा प्यार और करुणावान बन के रहेगी। और जॉर्ज के लिए क्या था, एलेक्सा के साथ वो एक और जीवन बिताना चाहता था। एक और उद्देश्य था ना इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग का, सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं थे। एक तो एलेक्सा के साथ और उसको जीवन बिताना था और लूका का उसको फादर बनना था। लूका को वो कई जन्म पहले भी जानता है। उस जन्म में लूका एक पादरी था, प्रीस्ट था, बहुत ही शांत, बहुत ही पेशेंस, इंट्रोवर्ट था, बहुत शांत जीवन जीता था, मोनेस्ट्री में रहता था। न वो अपने सफलता के बारे में सोचता, न लोगों के बारे में कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं, अपने में मस्त अंतर्मुखी रहता था। जॉर्ज उस जन्म में जब लूका प्रीस्ट था, उस समय जॉर्ज बहुत ही रिबेलियस टाइप का, उग्र विचारों का लड़का था। जो भी समाज में हो रही थी, गरीबी थी, अन्याय हो रहा था और बोलते ना वो अथॉरिटी का पावर मिसयूज हो रहे थे, उन सब के कारण वो बड़ा दुखी रहता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो वो लूका के पास मोनेस्ट्री में आता था और उससे स्पिरिचुअल नॉलेज लेता था, अंडरस्टैंडिंग लेता था कि इन सब के पीछे क्या कारण है। लूका और जॉर्ज एक दूसरे को उस जन्म में बहुत प्यार करते थे। ये इंट्रोवर्ट जरूर था लूका उस समय में, पर जॉर्ज को बहुत प्यार करता था और उसको काफी समझाता था। और क्योंकि जॉर्ज जानता था कि वो चाहे किसी की परवाह नहीं करता, कुछ भी नहीं, पर बहुत उसको प्रशंसा करता था उसकी, लूका की, कि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा है, पर कुछ तो है इसमें रहस्य, कुछ मिस्टीरियस है ये आदमी और बहुत ज्ञान है इसके पास। तो इस जन्म में फिर से वो लूका का साथ चाहता था और वो चाहता था कि एलेक्सा को भी इससे सपोर्ट मिले, क्योंकि एलेक्सा के पास वो क्वालिटी नहीं थी जो लूका में थी, पेशेंस एंड कामनेस। क्योंकि दोनों बहुत ही अति में उनके पास एनर्जी थी और एडवेंचरस थे। तो लूका को बच्चे के रूप में जब वो बड़ा करेगी तो पेशेंस और कामनेस भी करेगी अपनी डेवलप। तो इसलिए अपनी बीवी के रूप में एलेक्सा को चूज किया और लूका को अपने बेटे के रूप में चूज किया। और जॉर्ज, ये लूका ने क्यों पसंद किया ये वाला, क्योंकि एलेक्सा और जॉर्ज की जो एनर्जी थी एज अ पेरेंट, उसके में जोश और उत्साह, मतलब वार्मथ एंड वाइटलिटी उसको प्रोवाइड कर सकती थी। वो पिछले जन्म में क्या था, बहुत इंट्रोवर्ट था। इस जन्म में ऐसे पेरेंट की एनर्जी जो बहुत ही जीवंत और बहुत ही जोश भरे हुए हैं, उनकी वो एनर्जी को लेना था, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी ये वाली कमी थी उसके में। और उसको अपने ऊपर गर्व करना था, अपने लिए सेल्फ अवेयर करना था। लूका बहुत ही एंशिएंट और वाइज सोल है, उसके पास बहुत ज्ञान है,
पिछले जन्म में उसने अपने ज्ञान को नहीं बांटा था, पर इस जन्म में उसको ऐसा जोश और प्यार से जो पेरेंट पालेंगे उससे वो अपने आप पर प्राउड करेगा, अपने लिए सेल्फ अवेयर होगा और अपने आप के ज्ञान को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस दुनिया को दे पाएगा। उसको लोगों पर विश्वास करना सीखना था, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट था, तो इस जन्म में उसको लोगों पर विश्वास करना सीखना था ताकि उसके जो भी वो नॉलेज देगा उसका लोग स्वागत करें। और आज की दुनिया के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जॉर्ज बताता है कि मतलब मेरा और एलेक्सा दोनों का जो डायनेमिक्स था, हमारी सोल की जो डायनेमिक्स थी, उसको तो चेंज करना ही था, क्योंकि जो एडवेंचरस और जो एक अलग टाइप की एनर्जी थी उससे तो हम डायनेमिक हम अपना चेंज करेंगे ही, पर जॉर्ज का एक कार्मिक इशू भी था जिसके कारण उसको पृथ्वी से जल्दी छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पे जॉर्ज बताता है कि एक जन्म में मैं एक ग्रुप में, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, क्रांतिकारी ग्रुप का मैं सदस्य था, और वो कुछ पॉलिटिक्स में चेंज करने के लिए बगावत करी हुई थी। उनके पास दो ही थे, या तो हमारे साथ रहो या हमारे अपोज में रहो। और इन लोग बहुत ज्यादा खून खराबा वगैरह नहीं करते थे, परंतु हाँ रिबेलियस थे और वायलेंस थोड़ा बहुत करते थे। तो उस जन्म में क्या हुआ था कि एक आदमी जो बहुत ही कमजोर था पर अच्छा था, वो बुरा आदमी नहीं था, वो इनके सामने जॉर्ज के सामने आता है। वो इतना डरा सहमा था कि वो किसी के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता है, पर वो अपने लिए भी आवाज नहीं उठा सकता है। तो जब जॉर्ज उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो या उस ग्रुप के साथ रहो, तो वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जीना है। पर उस समय जॉर्ज के दिमाग में एक ही चीज थी, या तो हमारे साथ या उधर, और वो बिल्कुल बिना कंपैशन रखे हुए उसको मार देता है, जबकि उसके छोटे बच्चे थे। अब जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है इसकी हत्या करके, तो अब सोल चाहती है कि अब इस चीज का सुधार किया जाए। यहाँ पे रॉबर्ट ने कर्मा का वर्ड यूज नहीं किया। मैंने आपको कहा ना, इस बार उसने बहुत ज्यादा कर्मा का वर्ड यूज नहीं किया है। ये जरूर लिखा है कि कार्मिक इशू है, पर ये कर्मा है ना। अगर आपने किसी किसी के भी परिवार को दुख देकर, किसी सोल को तुमने टाइम पे तुमने उसको भेज दिया मृत्यु करा के, मर्डर कभी भी प्री प्लान नहीं होता है, आपको बता दूं। मर्डर हमेशा वो होता है, स्पॉन्टेनियसली मोस्टली होते हैं, कोई कोई मर्डर्स होते हैं प्री प्लान। तो ये वाला मर्डर तो उसका प्री प्लान नहीं था, अचानक उसकी मृत्यु करा के उसको बच्चों से दूर कर दिया था। तो उसकी आत्मा बोलती कि वो दर्द को तुमको सहना है जॉर्ज के रूप में, ताकि तुमको मालूम चले कि एक अपनी यंग वाइफ को और अपने छोटे बच्चे को छोड़कर जब जाते हैं तो कैसा लगता है। तो ये उसका कर्मा का भी था। और रॉबर्ट फिर पूछता है कि एलेक्सा क्यों एग्री हुई इस सोल लेवल पर, क्या एग्री थी? तो वो जेशुआ बताता है कि बिल्कुल दोनों एग्री थे। उनको मालूम था कि इस मतलब 44-45 एज में जब जॉर्ज चला जाएगा तो दुख तो होगा एलेक्सा को, और जॉर्ज को भी दुख होगा, पर फिर भी ये तीनों, मतलब लूका, एलेक्सा और जॉर्ज, तीनों आत्माओं के लिए ग्रोथ के लिए बेहतरीन प्लान है। तभी वो मान गई थी और अच्छा ही होगा। तो रॉबर्ट पूछता है जॉर्ज से कि जॉर्ज तुम क्यों मान गए भाई? तुम तो ठीक है, तुम्हारा ये कर्मा था, तुम चाहते भी थे, पर तुम क्यों इस इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग के लिए मान गए? तो वो बोलता है कि जब मेरी प्री बर्थ प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था तो मेरे गाइड्स लोगों ने बुलाकर बोला कि जॉर्ज तुम्हारे इस जन्म में इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग की संभावना है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में मारा है एक यंग लड़के को, तो तुम्हारे पास संभावना है। और उस समय मैं खुशी खुशी राजी हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अर्थ क्या है, कि ये कितना प्रीशियस और कितना स्पेशल है, पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लूका को बहुत प्यार करता हूँ और अब लूका की एनर्जी के साथ पूरे समय कनेक्टेड हूँ। जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो माँ अपने बच्चे के साथ एक इनविजिबल कॉर्ड, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य एक तंतु के साथ जुड़ी रहती है। छोटे बच्चे लोग स्पेशली, क्योंकि उसकी अवेयरनेस में रहता है कि बच्चे को कुछ हुआ क्या, कुछ जरूरत है क्या। कई बार आप लोग खुद भी महसूस करते होंगे,
अगर बच्चे छोटे होंगे कि वो आपको एक लगता है कि उसको कुछ जरूरत है क्या, क्योंकि वो इनविजिबल कॉर्ड हमारे में बच्चे के साथ जुड़ी रहती है। पर यदि फादर बहुत इन्वॉल्व है अपने बच्चे के साथ तो फादर का भी कॉर्ड जुड़ा रहता है। तो जेशुआ को जॉर्ज बताता है कि मैं अब स्पिरिट वर्ल्ड में हूं, पर मैं जेशुआ के साथ पूरे समय कॉर्ड में कनेक्टेड हूं, क्योंकि अब मुझे इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग करनी है। तो मेरी अलर्टनेस में मेरी अवेयरनेस में एक अलर्टनेस रहती है कि कभी भी उसको मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं कई बार गाइड्स लोग के साथ दूसरे डायमेंशन में चला जाता हूँ, सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, पर 24 घंटे एक अवेयरनेस में मेरी अलर्टनेस, एक सचेत मैं रहता हूँ। और जैसे मुझे कभी कभी जैसे अब सीख रहा है गाइड्स के साथ दूसरे डायमेंशन में जाके, तब वो लुका की तरफ कम ध्यान देगा, लेस फोकस होगा, या पूरे समय या कभी कभी ज्यादा फोकस रहेगा। पर वो बोलता है कि अगर मान लो मैं किसी दूसरे डायमेंशन, दूसरे गैलेक्सी में जाके सीख रहा हूँ, पर लूका को मेरी जैसे जरूरत पड़ती है एक फादर की, क्योंकि कभी कभी बच्चा बहुत डर जाता है, इनसिक्योरिटी फील करता है, या सैडनेस फील करता है, या कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो जैसे फील करता है मेरे अवेयरनेस में आ जाता है, मैं तुरंत अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि वो कॉर्ड जुड़ी हुई है मेरे साथ, और मैं बिना टाइम, बिना पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता हूँ। एक जो फादर का जो एक मेल एनर्जी होती है वो मैं उसको देता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। और वो कहता है कि कितना अच्छा है, पृथ्वी पे तो हमारे पास लिमिटेशन होती है ना, कि पास में रहेंगे तो ही बच्चे को देख पाएंगे, दूसरे रूम में रहेंगे तो बच्चे को नहीं देख पाएंगे, बोले मैं यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में बैठे हुए पूरे समय उसको देख सकता हूँ और ज्यादा अच्छे से मैं उसका ख्याल रख पाता हूँ। बस ये जरूर है कि मैं मिस करता हूँ उसके प्यार को, उसके छूने को, उसके किस को, और उसकी आंखों में देखने को। पर मैं जानता हूँ कि लूका बहुत ही सेंसिटिव बॉय है उसका, और वो जानता है कि मैं वहां हूँ। इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग से मेरी सोल भी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि अब मैं सच्चे प्यार को समझ रहा हूँ। एक पेरेंट के रूप में हम प्यार को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझते हैं, परंतु स्पिरिट वर्ल्ड में वो कहता है जॉर्ज कि मैं और रियल लव को समझ रहा हूं, कि नॉन इंटरफियरेंस, बीइंग पेशेंट, रिस्पेक्टिंग हिज चॉइस, फ्री चॉइस, मतलब उसके चुनाव को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और बिल्कुल धैर्यपूर्वक उसको देखता हूँ। तो मैं ज्यादा अच्छे से रियल लव को सीख रहा हूँ। और जॉर्ज बताता है कि मैं एलेक्सा और लूका तुम दोनों से बहुत प्योर लव करता हूँ, परंतु साथ में मेरे साथ ये दुख भी है कि मैं शरीर के रूप में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और जो मुझे ये दुख है वो मेरा एक बहुत अच्छा टीचर है, और मुझे अपने सोल से बैलेंस करने में सहायता कर रहा है। इसके बाद का फ्रेंड मैं कल लूंगी, थोड़ा सा रह गया था पर मैं कल फिर इसको करूंगी। तो ये हमने इंटेंशन को देखा था कि कौन से इंटेंशन थे, कौन से उद्देश्य थे इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग को चूज करने के लिए। ज्यादा पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने जानबूझ के 2 पार्ट में लिया ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाए। आज जितना भी सुने हैं उतना आप लोग देख के समझ गए होंगे, इतना सुनकर, कि कभी भी किसी भी मोड़ पर कितने भी साल बीत गए हों आपके पेरेंट को गए हुए, आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि रिसेंटली आपके कोई स्पाउस या आपके कोई रिलेटिव के स्पाउस गए हैं तो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग के लिए उनको आप जरूर समझाइए। चाहे हो सकता है उनके स्पाउस वही जो मैंने कहा कि लो एस्ट्रल रेल में फंसे हों, तो वो बात कर करके अपने भी इमोशनल हीलिंग करके शायद आगे की यात्रा करे और वो भी अपने को हील करे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मृत्यु के बाद कभी भी दुख होके रोना नहीं चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि यदि हम विलाप करेंगे, रोएंगे और दोषी ठहराएंगे अपने उस स्पाउस को जो छोड़ के चला गया है, तो वो गिल्ट से, वो दुख से इतना भर जाएगा कि वो आगे की यात्रा नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी होना चाहेंगे तो उस दुख के कारण आपको कम्युनिकेशन में बाधा पड़ेगी। जैसे मैंने 2 पॉइंट बताए थे, वो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। जो एस्ट्रल रेल्म में है वो भी इमोशन में फंस कर बात नहीं कर सकता,
जो पृथ्वी पर है वो भी इमोशन में दुखी होकर अपने आप में इतना मतलब पीड़ित होकर उसके थॉट को ट्रांसमिट यानी कि रिसीव नहीं कर सकता। तो जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में जरूर किसी न किसी कारण से हो रहा है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये तो अभी हमने जॉर्ज और लूका का सुना कि ये इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग के कारण थे, उनके कार्मिक के और भी डायनामिक्स चेंज करना था उनको। और भी कई कारण हैं, वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि सेकंड पार्ट में आपको और कंफ्यूजन ना हो, तो सेकंड पार्ट में आप और अच्छे से समझेंगे कि अनंत संभावनाएं हैं इसकी इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग की। कई लोग कर भी रहे होंगे पर उन्हें नहीं मालूम। तो कल हम इसको जानेंगे। 6:05 हो गए हैं, मुझे अभी तक तिमाही का मैसेज नहीं आया है, पर फिर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।